हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रहे थे, जो चैप्टर का नाम है उसमें हमने आपको बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया। और आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं उपकोष या कक्षक या ऑर्बिटल की धारणा, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। बच्चों इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ऑर्बिटल की धारणा को बच्चों समझने के लिए सबसे पहले हमें हाइड्रोजन परमाणु पर बच्चों विचार करना होगा। ये हाइड्रोजन परमाणु आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक बच्चों 1 होता है। बोहर सिद्धांत के अनुसार, बोहर एटॉमिक मॉडल बच्चों, बोहर के सिद्धांत के अनुसार बोहर ने बताया जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों के कोश में उपस्थित होता है। किस कोश में बच्चों? के कोश में। हाइड्रोजन परमाणु का आपका एटॉमिक नंबर 1 होता है, वह मुख्य कोश या के कोश में बच्चों उपस्थित होता है। इसी के आधार पर बोर ने इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा का मान बच्चों निकालना, क्या निकाला बच्चों? -2.18 गुणे 10 घाते -18। कितना बच्चों? -18 जूल प्रति परमाणु। मतलब बोहर ने जो है के कोश में हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का जो मान निकाला था बच्चों, कितना है? प्रति परमाणु जो है -2.18 गुणे 10 घाते -18 जूल। इसी हाइड्रोजन परमाणु को लेकर बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने अपने वेव इक्वेशन में जो तरंग समीकरण प्राप्त किया, हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए जो तरंग समीकरण प्राप्त किया बच्चों, उसके आधार पर इन्होंने हल किया और पाया कि जो इसमें ऊर्जा का मान होता है वो अभी बच्चों कितना होता है? -2.18 गुणे 10 घाते -18 जूल। इस आधार पर बच्चों इससे संबंध होकर इलेक्ट्रॉनों के तरंग फलन को नाभिक से दूरी r पर एक समीकरण व्यक्त किया, जिस समीकरण को बच्चों कहते हैं साई बच्चों क्या? तरंग फलन, वेव फंक्शन साई बराबर C1e - C2r। तो श्रोडिंगर ने बच्चों रेडियस r, त्रिज्या r, इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो एक इक्वेशन प्राप्त किया, समीकरण प्राप्त किया, साई बराबर C1e - C2r। जहाँ बच्चों C1 क्या है? C1 तथा C2 बच्चों स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक। जहाँ C1 C2 स्थिरांक है और साई बच्चों क्या है? तरंग फलन। क्या है? तरंग फलन बच्चों। और इलेक्ट्रॉन आर रेडियस है बच्चों। तो इसमें बच्चों देख रहे हैं आप लोग जो ये इक्वेशन मिला है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के समीकरण को हल करने के पश्चात, इसमें यह साई बताता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना प्रबल होती है। अंचल क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे क्या हो बच्चों? सबसे अधिक होती है। उसी को लेकर बच्चों उन्होंने एक नाभिक के चारों ओर एक वितरण फलन जो उसका क्लाउड था, उसमें अगर उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के घनत्व को अगर d से बच्चों हम प्रदर्शित करें, और उन्होंने एक तरंग फलन इक्वेशन प्राप्त किया जिसे बच्चों d से प्रदर्शित करते हैं। तो d बच्चों 4 पाई d जो होता है, d जो तरंग फलन कह सकते हैं कि जो उसकी घनत्व होता है d, उसमें जो d का मान 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर बच्चों ये जो साई स्क्वायर है, यह साई स्क्वायर बच्चों इलेक्ट्रॉन मेघ के घनत्व को व्यक्त करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मेघ होता है उसके घनत्व को यह बच्चों प्रदर्शित करता है। और यदि हम बच्चों d
और रेडियस r के बीच एक ग्राफ बच्चों खींचा जाए, जिस ग्राफ का नाम है प्रायिकता वितरण वक्र, जिसे कहते हैं जो क्या कहते हैं, प्रायिकता वितरण वक्र कहते हैं। यह ग्राफ बच्चों अगर खींचा जाए, यह ग्राफ बच्चों क्या बताता है, हम आपको बताएंगे बच्चों। जैसे मान लीजिए यह आपका यह d है, d मतलब 4 पाई स्क्वायर आई स्क्वायर साई स्क्वायर, और बच्चों r रेडियस के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ बच्चों हमें इस तरह लगभग मिलता है। यह ग्राफ बच्चों यह बताता है, जहाँ पे इसकी दूरी यहाँ से बच्चों लगभग क्या है 0.53 एंगस्ट्राम। यह बच्चों 0.53 एंगस्ट्राम है। और अगर यहाँ बच्चों देखा जाए 1.0 एंगस्ट्राम, और बच्चों यहाँ पे देखा जाए 2.0 एंगस्ट्राम। बच्चों ये 0.2, अगर बच्चों यह ग्राफ यही प्रदर्शित कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके नाभिक पर इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल क्या होती है बच्चों, शून्य होती है। यह ग्राफ यही दर्शाता है कि नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बच्चों सबसे कम होती है। अगर नाभिक से आप जितने दूरी बढ़ती जाएगी बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बच्चों अधिकतम होती जाती है। तो एक स्टेज ऐसा आता है बच्चों 0.53 एंगस्ट्राम, इतनी दूरी पर जाने पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे प्रबल होगी। मतलब जितने दूरी बढ़ती जाएगी उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना उतनी अधिक बढ़ती जाएगी। लेकिन बच्चों इससे अधिक अगर आप दूरी पर जाते रहेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना धीरे धीरे उसमें अंतर आता जाता है, मतलब पाए जाने की संभावना कम होती जाती है। और एक ऐसी स्टेज आ जाता है कि लगभग 2.0 एंगस्ट्राम पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। कहने मतलब इतनी दूरी पर जब जाएगा नाभिक से तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की कोई संभावना नहीं रहेगी बच्चों। तो यह जो दूरी होती है बच्चों 0.53 एंगस्ट्राम, यह दूरी बोर के परमाणु त्रिज्या के लगभग बराबर होती है, बोर त्रिज्या के बराबर होती है बच्चों। तो बच्चों हमने बताया एक आपको बता रहे हैं एक, इसके आधार पर बच्चों हम ये स्पष्ट ग्राफ से स्पष्ट हो गया कि नाभिक से जितनी दूरी आप जाएंगे, जो दूरी 0.53 एंगस्ट्राम है, इस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी। और जितने और अधिक जाते जाएंगे उसकी दूरी मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम होती जाएगी। और 2.0 एंगस्ट्राम पर बच्चों यह है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे कम होगी बच्चों। तो इस आधार पर बच्चों हमने देखा कि नाभिक के चारों ओर नाभिक पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है बच्चों। इस आधार पर हम देखेंगे, हम कह सकते हैं इन कोशिका कक्षों की ऑर्बिटर की धारा हमने बताया, बोर कंसेप्ट मॉडल और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से हमने देखा कि ये कक्षकों की क्या परिभाषा बच्चों हम समझ में आती है कि नाभिक के चारों ओर, कक्षकों की परिभाषा क्या हो गई बच्चों, नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन
जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? कक्षक, ऑर्बिटल। उसे कक्षक कहा जाता है। तो बच्चों कक्षक की परिभाषा क्या आई? नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे बच्चों ऑर्बिटल या कक्षक कहा जाता है बच्चों। तो इस तरह आपने कक्षक की परिभाषा को सुना और समझा। तो बच्चों अब देखिए ऑर्बिटल या कक्षक के लक्षण। हेडिंग है कक्षक के लक्षण। बच्चों ऑर्बिटल कक्षक के कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1, एक कक्षक में अधिकतम बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं? लगभग 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की बच्चों संभावना होती है। यह क्या हो गया? यह कक्षक का पहला लक्षण। दूसरा क्या बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक उपकक्षक की कक्षकों में जो ऊर्जा का मान क्या होता है बच्चों? समान होता है, जिसे अपभ्रष्ट कक्षक कहा जाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक उपकेश की सभी कक्षकों में ऊर्जाओं का मान बच्चों क्या होता है? समान होता है, जिसे बच्चों कहा जाता है अपभ्रष्ट कक्षक। क्या कहते हैं बच्चों? अपभ्रष्ट कक्षक। और जो तीसरा पॉइंट लक्षण है बच्चों, किसी उपकोष में विभिन्न कक्षकों का त्रिविम विन्यास ग्रहण करता है। यह त्रिविम विन्यास क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए कक्षकों के दूसरे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वह पी उपकोष में अगर पहुंच रहा है तो पी उपकोष में बच्चों px, py, pz इलेक्ट्रॉनों का वितरण बच्चों इसके अनुसार होगा। मतलब px, py, pz से इसको हम बच्चों निरूपित या निर्देशित करते हैं। और बच्चों जो चौथा पॉइंट क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में बच्चों उपकोष के कक्षकों के ऊर्जाओं का बच्चों अंतर होता है, ऊर्जाओं के मानों में अंतर होता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो ऊर्जा होती है वह डिफरेंट अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग होती है। इस आधार पर आप देखेंगे कि इसे क्या कहते हैं बच्चों? अनअपभ्रष्ट कक्षक कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? अनअपभ्रष्ट कक्षक। अब अगला पॉइंट क्या है बच्चों? इसमें देखेंगे किसी भी मुख्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बच्चों कितना होती है? 2n² होती है। मतलब 2n² के बराबर होती है। ये बच्चों आप देखिए के कोश में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन n हो, के कोश में यदि बच्चों n बराबर 1 माना जाए तो 2n²। देखेंगे आप 2 गुणे 1 का स्क्वायर हो जाएगा
तो मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब K कोश में अधिकतम क्या बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, जिसे कहते हैं 1s ऑर्बिटल या 2s ऑर्बिटल कहते हैं। मतलब एक s स्फेरिकल, दूसरा s 1s2 2s2 2p6 इस तरह बच्चों जाएगा, तो आप इसको 1s2 लिख सकते हैं या 2s2 भी लिख सकते हैं। तो अगर बच्चों इसी आधार पर n बराबर हम 2 माने तो L कोश में तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर कितना बच्चों हो जाएगा? 8। तो आप देखेंगे इसी आधार पर S, SP, SPD। हाँ बच्चों देखिए, तुमने कहा इस तरह K, L, M, N में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो बच्चों? हो जाएगी 2, 8, 18, 32 हो जाएगी। तो इस तरह बच्चों जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हमने बताया और उसके लक्षण को, कैरेक्टरिस्टिक को बताया। अब जैसे मान लीजिए किसी मुख्य कक्ष में या अक्ष में आर्बिटर की संख्या जो होती है बच्चों किसके बराबर होती है? n मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर, मतलब n स्क्वायर के बराबर होती है, जहाँ n क्या बच्चों? मुख्य क्वांटम संख्या है। जैसे अगर k अक्ष रहेगा बच्चों, k कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन का, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 1 s हो जाएगा। और इसी L कक्ष में बच्चों क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 क्या आ जाएगा? s। इसको कर सकते हैं 2s, 2px, 2py और 2pz। इस तरह बच्चों आप देखेंगे कि L, M, N कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो रहा है वह उसके मुख्य क्वांटम संख्या पर ही आधारित है। तो बच्चों हमने आपको आज कक्षक और उसके लक्षण के बारे में बताया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं क्वांटम संख्या। ये बच्चों क्वांटम संख्या क्या होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बच्चों आपको समझाएंगे क्वांटम संख्या के बारे में। क्वांटम संख्या क्वांटम नंबर। बच्चों ये एक इक्वेशन हमने आपको पहले बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग फलन जिसको कहते हैं, वह समीकरण प्राप्त करने के लिए बच्चों वह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वह आपके सिलेबस से सॉर्ट आउट कर दिया गया है, इसलिए उसको हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इक्वेशन को हम लिख दे रहे हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई। बच्चों ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो बच्चों जो ये इक्वेशन है, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हल किया गया तो हमें 3 संख्याएं मिली। 3 संख्याएं क्या हैं? वही 3 संख्याओं को बच्चों क्वांटम संख्या कहते हैं। वे क्वांटम संख्या जैसे मान लीजिए किसी परमाणु में, नाभिक में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है उसी को हम जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के माध्यम से अलग अलग संख्याएं जो प्राप्त हुई, जिनके प्रयोग से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, आकार और आकृति के बारे में इन संख्याओं से ही पता चलता है। तो इन्हीं संख्याओं को बच्चों कहा जाता है क्वांटम संख्या। इन्हें बच्चों कहते हैं प्राथमिक क्वांटम संख्या, जिसे बच्चों n से प्रदर्शित करते हैं। इसी को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। और बच्चों जो दूसरी है जिसे सेकेंडरी क्वांटम संख्या कहते हैं बच्चों, उसे L से प्रदर्शित करेंगे। और जो तीसरी है
जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा जाता है, उसे बच्चों हम यम से प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं तीनों क्वांटम संख्याओं का मान बच्चों हम जब श्रोडिंगर वेव तरल तरंग फलन को जब हम हल किए थे तो यही 3 क्वांटम संख्या प्राप्त हुई। इन्हीं तीनों क्वांटम संख्याओं के माध्यम से बच्चों किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूपेण जो स्थित होती है, आकार होता है और उसमें चक्कर की जो दिशा होती है और जो नाभिक से दूरी होती है, अभिविन्यास कह सकते हैं, इन्हीं क्वांटम संख्याओं के माध्यम से हम हल कर सकते हैं और इन्हीं क्वांटम संख्याओं को हम कहते हैं क्वांटम संख्या। और बच्चों इसी के आगे बढ़ाने के लिए कोई भी जैसे क्वांटम संख्या है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, दक्षिणावर्त होता है, वामावर्त, उसको आप बच्चों हम उसे चक्कर क्वांटम संख्या कहते हैं, उसे यस से प्रदर्शित करते हैं। चौथी क्वांटम संख्या है, इसके माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसकी डायरेक्शन होती है, जो दिशा होता है, वह हाफ, इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे बच्चों बोलते हैं दक्षिणावर्त और इसे बोलते हैं वामावर्त। इसकी सहायता से मतलब चौथी क्वांटम संख्या की सहायता से किसी इलेक्ट्रॉन के दिशा को हम प्रदर्शित करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, यानी दक्षिणावर्त है कि वामावर्त। तो बच्चों क्वांटम संख्या की परिभाषा इस प्रकार है। क्वांटम संख्या वे संख्या होती हैं, क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, क्वांटम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके माध्यम से या जिनकी सहायता से कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा, आकार, आकृति या अभिविन्यास के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। आसानी से पता लगा सकते हैं। उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो क्वांटम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनकी सहायता से कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, आकार, आकृति या अभिविन्यास के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है या पता लगा सकते हैं बच्चों, उसे कहते हैं क्वांटम संख्या। तो बच्चों क्वांटम संख्या की परिभाषा मैंने बताया। क्वांटम संख्या बच्चों निम्न प्रकार की होती हैं, या कह सकते हैं क्वांटम संख्या मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, जो कि पहला प्रकार है मुख्य क्वांटम संख्या। बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या, इसे बच्चों प्राथमिक क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसे प्राथमिक क्वांटम संख्या
प्राथमिक क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या प्राइमरी क्वांटम नंबर इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, पहला है, और ये दूसरा क्या बच्चों, जिसको द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा आपका है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। और जो चौथी आपकी लास्ट है उसे बच्चों बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो बच्चों इसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो बच्चों यह क्वांटम संख्या बच्चों कितनी प्रकार हो गई, 4 प्रकार। मुख्य क्वांटम संख्या इसे प्राथमिक क्वांटम संख्या भी कहते हैं, दूसरी बच्चों है द्विगंशी क्वांटम संख्या, और तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो लास्ट संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। इन संख्याओं के बारे में बच्चों हम बारी बारी से इनके बारे में आपको हम विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या या प्राइमरी क्वांटम संख्या क्या होती है बच्चों। बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या को हम किसे प्रदर्शित करते हैं, n से। मुख्य क्वांटम संख्या को बच्चों हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। यह है बच्चों मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। n का मान मतलब मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर को बच्चों प्रदर्शित करता है। कह सकते हैं कि n का मान बच्चों, n का मान 1 से लेके इनफाइनाइट, 1 से लेकर अनंत तक कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। 1 से लेकर बच्चों अनंत तक जो है कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है बच्चों। कहने का मतलब n का मान बच्चों कितना हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc। मतलब बच्चों n का मान क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इससे आगे जितना आप जाइए बच्चों हो सकता है। तो यह n क्या है, यह मुख्य कोश या मुख्य कक्षा के ऊर्जा स्तर को बच्चों प्रदर्शित करता है बच्चों। लेकिन बच्चों तत्व की धरातल अवस्था पे बच्चों जाएंगे तो n का कितना मान बच्चों अब तक ज्ञात है, n का बच्चों 7 मान ज्ञात है। n का कितना मान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मान ज्ञात है। यदि बच्चों आप देखें एक नाभिक है, इसको मान लीजिए बच्चों नाभिक है, तो अगर हम इसको दिखाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसे अगर K, L, M, N, O, P, Q मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धरातल अवस्था पे बच्चों n का कितना मान अब तक प्राप्त किया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब 7 मान इसके प्राप्त हुए हैं, जो कि यह मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। मतलब K बराबर 1, L बराबर 2, M बराबर 3, N बराबर 4, O बराबर 5, P बराबर 6 और Q बराबर 7। तो बच्चों आपने देखा मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में मैंने बताया। बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या हमें मतलब इसकी सहायता से हम कई सूचनाएं प्रदान करता है। यह मतलब कईयों के बारे में बताता, मतलब किसके बारे में क्या क्या हम और आपको बताने जा रहे हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है बच्चों, यह है कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है बच्चों, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति।
जिसको हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन के कोश में है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यल कोश में है तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसी आधार पर यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताता है बच्चों। जो दूसरा क्या है बच्चों, नंबर 2 मुख्य क्वांटम संख्या बच्चों, यह मुख्य कक्ष की ऊर्जा के बारे में बताता है। यदि बच्चों हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु जैसे परमाणुओं के लिए बच्चों यदि n कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम बच्चों निम्न संबंध से आसानी से इसकी ऊर्जा को निकाल सकते हैं, जहां बच्चों इसकी ऊर्जा होती है 9वें मान के लिए En बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर, मतलब En बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 पाई स्क्वायर, और बच्चों क्या हो गया me पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। मतलब बच्चों ये मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य कक्ष के ऊर्जा स्तर को भी प्रदर्शित करती है, संबंध को व्यक्त करती है। मतलब इसकी सहायता से मुख्य ऊर्जा स्तर को एनर्जी लेवल को n हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए हम n का मान, ऊर्जा का मान आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं इसकी सहायता से, जहाँ की n बराबर होता है -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर m e⁴ z स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, जहाँ बच्चों जहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, z एटॉमिक नंबर है, और n मुख्य ऊर्जा स्तर है, और h प्लैंक कांस्टेंट है बच्चों। तो इसके माध्यम से तीसरा पॉइंट क्या है, जो कि मुख्य क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या हमको बताता है, यह मुख्य कक्ष की एनर्जी लेवल तो बताया ही, यह मुख्य अक्ष की आपको जो है इसकी त्रिज्या के बारे में बताता है, मुख्य अक्ष की त्रिज्या के बारे में, मुख्य कक्ष की त्रिज्या के बारे में भी बताता है, त्रिज्या के बारे में भी बताता है। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या बच्चों मुख्य अक्ष की त्रिज्या के बारे में बताता है। मतलब रिलेशनशिप Rn बराबर क्या होता है बच्चों, मतलब nवें इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु जैसे nवें में इसकी जो रेडियस हो त्रिज्या होती है, इसको Rn बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर, Rn बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर इंटू z। इसकी सहायता से बच्चों मुख्य कक्ष की त्रिज्या, मुख्य क्वांटम संख्या इसके भी बारे में बताती है। अब हम बच्चों आपको लेके चल रहे हैं जो कि बहुत ही दूसरा पॉइंट है, जिसे कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या बच्चों दूसरा क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या अंग्रेजी में बच्चों क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बच्चों द्विगंशी क्वांटम संख्या, बच्चों द्विगंशी जो क्वांटम संख्या होती है बच्चों, यह इसे L से प्रदर्शित करते हैं। किसे बच्चों, L से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों L का जो मान होता है 0 से लेकर n-1 तक होता है। L जो होता है यह विभिन्न कक्षकों में उपकोष को बच्चों प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए L का मान और बच्चों उपकोष, ये क्या बच्चों L का मान, और ये हमने कहा L का मान कक्षा में उपकोषों को बच्चों प्रदर्शित करता है। यदि बच्चों L का मान क्या होगा, 0 होगा
तो यह यस उपकोष में जाएगा और यल का मान बच्चों 1 होगा, पी में जाएगा 2 होगा, डी में जाएगा और 3 होगा। तो बच्चों किस में जाएगा? एफ उपकोष में बच्चों जाएगा। मतलब यल का मान हमने बताया 0 से n-1 तक होता है। तो 0 होगा तो एस उपकोष में, 1 होगा तो पी उपकोष में, 2 होगा तो डी उपकोष में और 3 होगा तो बच्चों एफ उपकोष में यह जाएगा। तो बच्चों इस तरह द्विगांशी क्वांटम संख्या की सहायता से बच्चों क्या आप निकाल सकते हैं? यह है, इसका मान हमने बताया कि 0 से n-1 तक होता है। बच्चों अब आगे आप देखिए कि द्विगांशी क्वांटम संख्या, चूँकि इसका मान द्विगांशी क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है। किसके मान पर? n के मानों पर द्विगांशी क्वांटम संख्या का मान बच्चों निर्भर करता है। तो जैसे मान लीजिए बच्चों यह चुंबकीय क्वांटम संख्या नहीं, सॉरी बच्चों, जैसे देखिए आप मुख्य अक्ष में यह उपस्थित उपकोष को प्रदर्शित कर रहा है। यदि उपकोषों की संख्या बच्चों हम देखें तो मुख्य कक्ष, जैसे मान लीजिए मुख्य कक्ष है बच्चों, मुख्य यह कक्ष है और आगे देखिए बच्चों यह n का मान है, n का मान और नेक्स्ट आपका बच्चों यल का मान हो जाएगा, यल का मान और बच्चों क्या हो जाएगा? उपकोष उपकोष और फिर उपकोष की संख्या, उपकोष की संख्या। बच्चों यदि मुख्य कक्ष n बराबर क्या होगा? 1, मुख्य कक्ष को आप किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? के यल यम n से प्रदर्शित कर, हमने कहा मुख्य क्वांटम संख्या या मुख्य ऊर्जा स्तर को, मुख्य कक्ष को के यल यम n से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान n का मान बच्चों 1 है तो अगर के बराबर 1 होगा तो यल का कितना मान हो जाएगा बच्चों? हमने कहा n-1, n का मान 1 तो यल -1 मतलब n में 1 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा बच्चों? 0। तो ये कौन सा बच्चों उपकोष होगा? यह यस उपकोष होगा और इसमें उपकोषों की संख्या कितनी है बच्चों? आ गई 1। और बच्चों यदि यल का मान 2 होगा तो बच्चों यल का क्या मान आ जाएगा? n से l-1 तक, मतलब 0 n-1 2-1 मतलब 1 आ जाएगा। उपकोष क्या मिलेगा बच्चों? यस और पी। कितने उपकोष मिले बच्चों? 2 उपकोष। और बच्चों यदि मुख्य कक्ष क्या है n बराबर अगर 3 माने तो क्या मिलेगा? 0 1 2 मतलब बच्चों उपकोष क्या है? यस पी डी और संख्या कितनी हो गई बच्चों? 3। इसी प्रकार यदि n बराबर 4 है तो 0 1 2 3 और एस पी डी एफ उपकोष मतलब इसमें कितनी संख्या आ गई? 4। इस तरह बच्चों हम द्विगांशी क्वांटम संख्या के माध्यम से हम उपकोष की संख्या, उपकोष का मान, कौन से उपकोष हैं और यल का मान क्या है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। और बच्चों ये द्विगांशी क्वांटम संख्या हमें कोणीय संवेग के बारे में भी बताता है। मतलब कि यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसी उपकोष में, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है बच्चों? यल से प्रदर्शित करते हैं। और इसका एक समीकरण भी हमें प्राप्त हुआ जो कि यल बराबर क्या होता है? h/2 पाई अंडर रूट यल इंटू यल प्लस 1। तो मतलब ये द्विगांशी क्वांटम संख्या बच्चों हमें क्या बताता है? यह बताता है कोणीय संवेग के रिलेशनशिप का एक इक्वेशन देता है और यह कोणीय संवेग के बारे में भी बताता है। जहाँ यल क्या है बच्चों? यल आपका द्विगांशी क्वांटम संख्या है, एच प्लैंक क्वांटम नंबर है। अब बच्चों हम आपको तीसरा जो बताने जा रहे हैं जिसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। तीसरा क्या बच्चों?
चुंबकीय 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 क्वांटम संख्या, इसे बच्चों क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है? बच्चों सबसे पहले जानिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या को मुख्यतः स्मॉल m से बच्चों प्रदर्शित किया जाता है। और बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो होता है +L से -L तक शून्य सहित होता है। सारे बच्चों -L से +L तक शून्य सहित चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होता है। आप कह सकते हैं m का मान बच्चों -L से, फिर क्या हो गया बच्चों -L + 1 -L + 2 डॉट 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 +L तक इसका मान होता है बच्चों, m का मान। या कह सकते हैं या 1 2 3 बच्चों होता है, कितना हुआ? m का मान -L से L -L + 1 -L + 2 डॉट 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 0 से 1 2 3 +L तक इसका मान बच्चों होता है। L के प्रत्येक मान के लिए बच्चों, L के प्रत्येक मान के लिए m का मान कितना होता है? 2L + 1 होता है, 2L + 1 होता है। मतलब m का मान निकालना है, यदि L बराबर आप 1 रखेंगे तो m का कितना मान बच्चों आ जाएगा? 2 1 2 का नम 2 + 1 3, मतलब 0 -1 0 + 1। इस तरह बच्चों यदि बच्चों आप देखेंगे, यदि आप देखें यदि L बराबर 0 तो m बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 गुणे, यदि L बराबर 0 बच्चों तो m का मान कितना आएगा? 0। यदि L बराबर 0 तो m का मान भी तो कितना आएगा? 0। यदि बच्चों L बराबर 1 तो m का मान कितना बच्चों आ जाएगा? -1 0 + 1। और बच्चों यदि L बराबर 2 तो क्या मान आएगा? m का मान बच्चों आ जाएगा -2 -1 0 + 1 + 2। इस तरह बच्चों L के कितने मान प्राप्त हुए? 5 मान, 1 2 3 4 5। हमने कहा कि L के प्रत्येक मान के लिए m का मान 2L + 1 होता है। m का मान कितना चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान आया? 5। मतलब देखिए 2 गुणे हमने कहा 2L + 1, यह है m के प्रत्येक मान कितना है? 2 गुणे 2 + 1 बराबर 2 दूनी 4 5। 5 मान मिला बच्चों, m का कितना मान मिला? 5 मान। मतलब 1 मान 2 मान 3 मान 4 मान 5 मान। तो L के प्रत्येक मान के लिए m का मान 2L + 1 होता है। इसकी सहायता से m के कुल मानों की संख्या बच्चों हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों हमने चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बताया और उसके मानों के बारे में बताया। अब है जो लास्ट हमारा, जिसे बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बच्चों? चौथा है आपका है चक्रण क्वांटम संख्या। यह चक्रण क्वांटम संख्या, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। बच्चों ये चक्रण क्वांटम संख्या क्या है? बच्चों सबसे पहले जानिए चक्रण क्वांटम संख्या को बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? यस से। किससे बच्चों? यस से। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए यस का कितना मान बच्चों होता है?
मतलब n के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान बच्चों कितना होता है, +(1/2) होता है। कितना बच्चों होता है, +(-1/2), जहाँ प्लस बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन और माइनस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब दक्षिणावर्त और वामावर्त को बताता है। यह बच्चों मतलब कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्कर की दिशा, जैसे मान लीजिए कोई कक्षक बच्चों है तो यही है कक्षक, मान लीजिए पी कक्षक है आपका, पी कक्षक है, यह पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो यह इलेक्ट्रॉन एक हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, यह तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा, यह पांचवा, यह छठवां। मतलब यह यस एक +(1/2) दूसरा -(1/2), मतलब यस के दो मान प्राप्त होते हैं, जिसे +-(1/2) बच्चों कहते हैं। तो मतलब n के प्रत्येक मान के लिए यस का मान कितना होता है बच्चों, n² के बराबर होता है बच्चों। अब देखिए अगला पॉइंट है, जैसे बच्चों क्या है कि स्पिन क्वांटम नंबर चक्कर क्वांटम संख्या का मान जो होता है बच्चों, यस बराबर होता है h/2π√s/s+1। यह चक्कर की दिशा या कोणीय संवेग के बारे में बच्चों बता रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वह किस डायरेक्शन से घूम रहा है उसके चक्कर, जहाँ यस बराबर +-1/2 होता है। इस प्रकार बच्चों हमने आज क्वांटम संख्या के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में आपको बताया। अब इस पर जो आधारित न्यूमेरिकल है नेक्स्ट वीडियो में आपको बच्चों हम बताएंगे। धन्यवाद।